बीएससी फाइनल सबसे पहले तो रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं हम। रिलेटिविटी यूनिट 1 पेपर 1 का यूनिट भी 1। यूनिट का नाम है रिलेटिविटी। आपेक्षिता, हिंदी में इसको कहते हैं आपेक्षिता। आपेक्षिता में हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, जैसे ओवरव्यू में बता चुका हूँ इसका, और स्टार्टिंग पॉइंट जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हो चुका है। और उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे, जैसे कल हम पढ़े कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो है वो इनवेरिएंट होता है, t इज इक्वल्स टू टी का डैश। कल हमने ये भी देखा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लेंथ जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। दैट मीन्स अगर हम दो फ्रेम की बात करें, एक को नाम देते हैं फ्रेम S, दूसरे को नाम देते हैं फ्रेम S डैश। ओके, फ्रेम S और फ्रेम S डैश। तो दोनों ही फ्रेम में अगर फ्रेम S में लेंथ L है और फ्रेम S डैश में लेंथ L डैश है तो वे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब की कंडीशन में, जब फ्रेम S डैश जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करना है या गति करना है, तब की कंडीशन में। ओके, ये हम पहले ही देख चुके थे। तो एप्लीकेशंस, आज एक तीसरा पॉइंट देखना है इसी गैलीलियन इनवेरिएंस में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तीसरा पॉइंट ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी घटना का समयांतराल दोनों ही फ्रेमों में बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये है एक फ्रेम S और ये है दूसरा फ्रेम S डैश। फ्रेम S डैश जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेग से आगे बढ़ रहा है। ओके, पॉजिटिव x डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें किसी भी घटना की, जैसे किसी भी घटना की हम बात करें, जैसे खाना खाना। अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाना की शुरुआत अगर हम करते हैं, मान लो घड़ी के में उस समय बज रहा होता है 1:02 और खाना जब कंप्लीट होता है तब बजा रहता है 1:12। ओके, तो टोटल टाइम कितना लग गया हमको, 10 मिनट। ये हमने किसने नापा, फ्रेम S में। और अगर फ्रेम S डैश में हम इसी घटना को सेम टू सेम इसी घटना को, जबकि फ्रेम S डैश जो है वो v वेग से धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है, तो उस फ्रेम में अगर हम इसी घटना को नापते हैं, उसका भी कितना आता है, 1:02। और खाना जब कंप्लीट होता है उस समय 1:12। ओके, 1:12। इसमें भी समयांतराल कितना हो गया, 10 सेकंड का हो गया, 10 मिनट का हो गया। ओके, इसका मतलब ये है कि फ्रेम S और फ्रेम S डैश दोनों में किसी घटना का समय अंतराल
परिवर्तित नहीं हुआ है। ओके, इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि फ्रेम एस में किसी घटना का समय अंतराल डेल टी है और फ्रेम एस डैश में उसी घटना का समय अंतराल डेल टी का डैश है, ओके, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में गैलीलियन रूपांतरण में डेल टी इज इक्वल्स टू डेल टी का डैश, ये ओके। तो गैलीलियन रूपांतरण में किसी भी घटना का समय अंतराल नियत होता है। ये तीसरी चीज़ थी जो हमने देखना था, ओके। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सबसे पहला न्यूटन का नियम, ओके, दूसरा संवेग संरक्षण मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण, ओके, ऊर्जा संरक्षण। इन तीनों को हमको ये प्रूफ करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत न्यूटन का नियम, मोमेंटम कंजर्वेशन या इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण, और ऊर्जा संरक्षण, ये तीनों जो है वो क्या होती हैं, इनवेरिएंट होती है। इसका मतलब ये है कि ये बदलता नहीं है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ये जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है। इसी को प्रूफ करना है, ओके। सबसे पहला आते हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ओके, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसमें उत्पन्न त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। ये F इज इक्वल्स टू ma, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। F इज इक्वल्स टू ma। m क्या है, मास है, द्रव्यमान। a क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण। और F क्या है, उस वस्तु पर लगाया गया बल, फोर्स, ओके। तो मान के चलते हैं कि दो फ्रेम है हमारे पास, हर चीज़ में यही चीज़ आएगा। मान के चलते हैं हमारे पास दो फ्रेम है, एक फ्रेम है S और दूसरा फ्रेम है S डैश। फ्रेम S डैश जो है वो फ्रेम S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से क्या चल रहा है, गतिमान है। धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिमान है, ओके। अगर फ्रेम S में अगर कोई घटना होती है, जैसे किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो उसके लिए न्यूटन का समीकरण क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक, ऐसा हो जाएगा। और मान के चलते हैं कि दूसरा वस्तु है, मतलब उसी वस्तु पर जो बल लगता है उसको हम फ्रेम S डैश में नापते हैं। तो फ्रेम S डैश में मान लेते हैं उस पर लगाया गया बल F डैश है, उसका द्रव्यमान तो परिवर्तित होगा ही नहीं, और उस पर लगाया गया त्वरण मान लेते हैं कितना हो जाएगा, a डैश है, ओके। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि x डैश
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड का डैश इज इक्वल्स टू जेड, टी का डैश इज इक्वल्स टू टी। ओके, और एक और क्या रहता है कि v का डैश इज इक्वल्स टू v माइनस स्मॉल v। ये स्मॉल v क्या है भाई? ये स्मॉल v जो है वो ये है फ्रेम एस डैश का फ्रेम एस के सापेक्ष वेग है। तो ये तो नियत है, क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम है, जड़त्वीय फ्रेम है, और जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है कि अगर किसी वस्तु पर बल न लगाया जाए तब तक वो क्या है, अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगा, और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। तो ये गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहिए, इसका मतलब इसका वेग नियत होना चाहिए। अगर वेग नियत है तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो ये जो वेग है वो क्या है? नियत है। ओके, ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? नियत है। ओके, तो ये अगर नियत है, इस समीकरण को ध्यान से देखिए। इस समीकरण का अगर हम अवकलन कर दें तो इस समीकरण का हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये v है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा? a। ओके, क्योंकि वेग का अवकलन क्या होता है? त्वरण। अच्छा, ये v डैश है ना, तो v डैश का अवकलन क्या हो जाएगा? a का डैश। ये है v, अगर v का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a। इसका मतलब क्या है कि वेग का अगर अवकलन कर दिए तो क्या आता है? त्वरण। उसके बाद इस वाले v को देखते हैं, स्मॉल v, जो कि कांस्टेंट है। क्या है? फ्रेम एस डैश का फ्रेम एस के सापेक्ष वेग है, जो कि एक नियत राशि है। अगर नियत चीज़ का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है? 0। ओके, तो फाइनली हमको क्या मिला? a डैश इज इक्वल्स टू a, ये मिल गया। ओके, a डैश इज इक्वल्स टू a। अब क्या करते हैं, ये जो a डैश इज इक्वल्स टू a हमने फाइंड आउट किया, इसको इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो f डैश इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? m, और ये a डैश की जगह क्या रख देंगे? a, तो ये हो जाएगा a। अब इस वाले इक्वेशन में देखो और इस वाले इक्वेशन में देखो, दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फाइनली हमको क्या मिल गया? f डैश इज इक्वल्स टू f। इसका मतलब f डैश क्या है और f क्या है? f जो है वो लगाया गया बल है, किस पर? कौन से फ्रेम में? फ्रेम s में। और f डैश क्या है? लगाया गया बल है, लेकिन कौन से फ्रेम में? फ्रेम s डैश में। ओके, ये दोनों क्या होता है भाई? इक्वल होता है। ओके, ये दोनों क्या होता है? इक्वल। इसका मतलब ये है कि न्यूटन का नियम जो है वो इनवेरिएंस होता है, किसमें? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत न्यूटन का नियम क्या होता है? संरक्षित होता है, या न्यूटन का नियम निश्चर होता है। यही चीज़ प्रूफ करना है। ओके, दूसरी चीज़ पे चले आते हैं। दूसरा अब हमको ये प्रूफ करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत संवेग संरक्षित होता है। संवेग, मोमेंटम, सबको पता है कि संवेग क्या होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m है, उसका वेग अगर v है किसी क्षण पर, तो उस क्षण उसका संवेग क्या हो जाएगा? p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ये क्या कहलाता है? संवेग। अब हमको ये बताना है कि दोनों ही फ्रेम में
दो फ्रेम होता है, फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश। ओके, दोनों ही फ्रेम में संवेग जो है वो क्या होती है, संरक्षित होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में क्या होता है, ये संरक्षित होता है। ये प्रूफ करना है। ओके, ओके, संवेग संरक्षित होता है, ये प्रूफ करना है। मान लेते हैं कि ये है फ्रेम एस और ये है फ्रेम एस डैश। फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस डैश जो है वो धनात्मक एक्स दिशा में नियत वेग v से क्या है, गतिमान है। ओके, अब कोई भी पदार्थ लेते हैं, मान लेते हैं दो बॉल्स हैं, दो बॉल हैं। ओके, ये मान लेते हैं ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है। ठीक, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। ओके, ये है ए, ये है बी। तो पहले बॉल का द्रव्यमान मान लेते हैं m1, दूसरे का मान लेते हैं m2। ठीक है, पहले का वेग हम मान लेते हैं u1, दूसरे का वेग मान लेते हैं u2। ये इस दिशा में चल रहा है, ये इस दिशा में चल रहा है, तो दोनों चलते 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 कहीं ना कहीं टक्कर होंगे। टक्कर होने के बाद अगर यहाँ पर टक्कर हुआ तो कॉलिजन के बाद दोनों की दिशाएं बदल जाएगी, गति की दिशा। मान लो ये ए जो है वो इधर चलना शुरू कर दिया, बी जो है वो इधर चलना शुरू कर दिया। ओके, ए जो है वो इधर चलना शुरू कर दिया और बी जो है वो इधर चलना शुरू कर दिया। अब टक्कर हो गया, तो टक्कर होने के बाद उसका वेग भी बदल जाएगा। इसका वेग पहले u1 था, वो अब मान लो क्या हो गया, v1। इसका वेग जो u2 था, अब वो क्या हो गया, मान लो v2 हो गया। ओके, इसका मतलब ये जो है वो प्रारंभिक वेग था। अब कॉलिजन के बाद, संघट्ट के बाद, टक्कर के बाद पहले वस्तु का वेग हो गया मान लो v1, दूसरे वस्तु का वेग हो गया v2। ओके, दो वस्तुएं हैं ए और बी, या दो कोई भी बॉल है मान के चलो ए और बी। पहले बॉल का द्रव्यमान है m1 और दूसरा वाले का m2। पहले और दूसरे का प्रारंभिक वेग क्या है, u1 और u2। वो दोनों चलते चलते कहीं पे कोलाइड करेंगे, कॉलिजन करेंगे। कॉलिजन हो जाने के बाद उनका गति की दिशा बदल जाएगी। गति की दिशा तो बदलेगी ही, साथ में साथ उसका वेग भी बदल जाएगा। जैसे पहले कण का प्रारंभिक वेग क्या था, u1, तो वो बदल करके टक्कर के बाद क्या हो गया, v1। दूसरे वस्तु का प्रारंभिक वेग था u2, वो टक्कर हो जाने के बाद बदल करके क्या हो गया, v2। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या करेंगे, हमको प्रूफ करना है कि ये कॉलिजन के पहले, ये देखो ये कॉलिजन है, कॉलिजन के पहले कुल संवेग टोटल मोमेंट और कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंट, ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों ही फ्रेम के लिए। ओके, अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमको ये प्रूफ करना है कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम प्रायर टू कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके,
ओके, तो मान लेते हैं कि पहले वस्तु का जो संवेग है वो टक्कर के पहले क्या था, m1u1, दूसरे का क्या हो जाएगा m2u2, ओके, और टक्कर के बाद क्या हो जाएगा m1v1 और टक्कर के बाद m2v2, ये हो जाएगा। ओके, तो टक्कर के पहले कुल संवेग कितना होगा, टक्कर के पहले कुल संवेग ये इतना होगा और टक्कर के बाद कुल संवेग कितना होगा, इतना होगा। यही दोनों क्या हो जाना चाहिए, बोल रहा है इक्वल हो जाना चाहिए, तब क्या होगा, संवेग संरक्षित होगा। ओके, अब अगर हम इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी। ओके, y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z, t डैश इज इक्वल्स टू t। ओके, ये होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और रिवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x डैश टू, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम s टू x, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम s टू s डैश। अगर उल्टा करें, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम s डैश टू s, अब क्या होगा भाई, अब हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी, y इज इक्वल्स टू y डैश, z इज इक्वल्स टू z डैश, t इज इक्वल्स टू t डैश। ओके, तो इसका हमको बेसिकली अभी यूज़ करना है, इसका, इसमें भी किसका, ये इसका, x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी। ओके, x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी। तो इसका हमको यूज़ करना है, x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वी टी डैश। ओके, इसका यूज़ करेंगे तो हमको u1 का डैश, ये क्या मिलेगा, u प्लस v, ये v क्या है, फ्रेम s के सापेक्ष फ्रेम s डैश का वेग। सेम टू सेम u2 का डैश, अच्छा ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, u2 का डैश हमको क्या मिल जाएगा, अच्छा 1 मिनट, रिवर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये u1 इज इक्वल्स टू u1 का डैश प्लस v1, ये मिलेगा v1 का डैश। उसके बाद ये ठीक, u1 इज इक्वल्स टू u1 का डैश प्लस v, फिर u2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, u2 का डैश प्लस v क्या है, फ्रेम s डैश के सापेक्ष फ्रेम s डैश का कांस्टेंट वेलोसिटी। v1 क्या मिल जाएगा, v1 का डैश प्लस v2 क्या मिल जाएगा, v2 का डैश प्लस v। अब ये जो वैल्यूज़ हैं v1, v2, u1, u2, इन सारे वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में। ओके, तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा, ये m1 और u1 के जगह हमको क्या रखना है, u1 का डैश प्लस v। अगर ऐसा रख के इसको खोल दे ब्रैकेट को तो ये क्या हो जाएगा,
m1u1 का डैश प्लस m1v। सेम टू सेम यहाँ पे देखो, ये है m2 और u2 की जगह क्या लिख देते हैं, u2 का डैश प्लस v, और इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो m2 u2 का डैश प्लस m2 v। ओके, उसके बाद इक्वल्स टू सेकेंड वाले में आ जाओ, इस वाले में ये है m1 v1 की जगह क्या लिखना है, v1 का डैश प्लस v। ओके, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v1 का डैश प्लस m1v। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ये है m2 और ये क्या है v2, तो v2 का वैल्यू अगर हमको रख देना है v2 का डैश प्लस v, और इसको ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, m2 v2 का डैश प्लस m2v। ओके, अच्छा, अब दोनों साइड देखते हैं, कुछ चीज़ें कट रही हैं तो काट देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो देखेंगे। जैसे इस इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखो m1v1 है ये, और राइट हैंड साइड भी m1v1, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये और ये। सेम टू सेम अब देखो दोनों साइड पे क्या है, इधर इस बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में m2v2 है, इधर भी m2v2, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ओके, इन दोनों के कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है वो लिखते हैं। दोनों के कैंसिल हो जाने के बाद बच गया है m1u1 का डैश प्लस m2u2 का डैश इज इक्वल्स टू m1v1 का डैश प्लस m2v2 का डैश। ओके, ये अब देख लो m1 क्या है, पहले वाले वस्तु या ए का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे वाले वस्तु का द्रव्यमान। ओके, u1 और u2 क्या था, फ्रेम s के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, मतलब u1 और u2 था दोनों वस्तुओं के लिए फ्रेम s में प्रारंभिक वेग। v1 और v2 क्या था, फ्रेम s के लिए वस्तु का अंतिम वेग। ओके, ये अगर अप्लाई किए तब हमको संवेग संरक्षण से ये मिला था, ठीक है, तो हमको यही इक्वेशन मिलना था फ्रेम एस डेज में। ठीक है, तो फ्रेम एस डेज में क्या हो जाएगा भाई, वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, ये नॉट चेंजेस, ठीक है, लेकिन वस्तु ए का प्रारंभिक वेग जो है वो बदल जाएगा u1 डेज, वस्तु बी का प्रारंभिक वेग जो u2 है वो फ्रेम एस डेज में बदल जाएगा u2 का डेश। सेम टू सेम अंतिम वेग जो है वो पहले वस्तु का v1 था वो बदल जाएगा v1 का डेश, और दूसरे वस्तु का वेग जो है वो बदल करके कितना हो जाएगा v2 का डैश। ओके, अब इस कंडीशन में संवेग संरक्षण का नियम अगर अप्लाई करेंगे तो वो इतना आएगा जो कि हमने अभी प्रूफ किया। इसका मतलब ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। ओके, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मोमेंटम कंजर्व होता है। ये हो गया संवेग संरक्षण
अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के में ऊर्जा जो है वो संरक्षित होता है, हमको ये प्रूफ करना है। जैसे मान के चलते हैं ये है फ्रेम S, ओके, और ये है फ्रेम S डैश, फ्रेम S एंड फ्रेम S डैश। फ्रेम S डैश जो है वो धनात्मक x दिशा में v वेग से, नियत वेग v से गतिमान है। ओके, फ्रेम S डैश फ्रेम S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में नियत वेग v से गतिमान है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एनर्जी जो होती है वो इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती नहीं है या नियत रहती है। बदल भी जाएगी लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, वो नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फिर वही एग्जांपल्स चलते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक बॉल है या एक वस्तु है, इसका नाम दे देते हैं A, और ये एक वस्तु है जिसका नाम है B। इस A का द्रव्यमान है क्या, m1, दूसरे का नाम है द्रव्यमान है m2, पहले का प्रारंभिक वेग है u1, दूसरे का है u2। अच्छा, ये दोनों इस दिशा में मान लो चल रहे हैं, तो चलते चलते टक्कर करेंगे, तो कोलाइड होने के बाद A वाला इस दिशा में चला गया, B वाला इस दिशा में चला गया। ओके, तो कॉलिजन के बाद इसका वेग, A का वेग हो गया मान लो v1 और B का वेग हो गया v2, तो ये हो जाएगा v1 और v2। ओके, ये किस में है भाई, फ्रेम S की बात कर रहे हैं। फ्रेम अगर S डैश में जाएंगे तो u1 हो जाएगा u1 का डैश, u2 हो जाएगा u2 का डैश, v1 हो जाएगा v1 का डैश, v2 हो जाएगा v2 का डैश। ओके, लेकिन अभी हम किसकी बात करें, फ्रेम S की, तो ये डैश हटा देते हैं। अब क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी में क्या होगा कि टक्कर, यहाँ पे टक्कर होता है, कॉलिजन होता है, तो कॉलिजन के पहले कुल ऊर्जा, कॉलिजन के पहले कुल ऊर्जा और कॉलिजन के बाद कुल ऊर्जा दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा भाई, ये देखते हैं। ओके, तो मान लेते हैं टक्कर के पहली जो वस्तु है उसकी ऊर्जा है 1/2 m(u1) का स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा 1/2 m(2)u2 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, फिर दूसरे टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का v2 का स्क्वायर, तब क्या होगा, ये कंजर्व होगा। अब फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, u1 इज इक्वल्स टू u1 का डैश प्लस v, u2 इज इक्वल्स टू u2 का डैश प्लस v, v1 इज इक्वल्स टू v1 का डैश प्लस v,
V2 इज इक्वल्स टू V2 का डैश प्लस V। ओके, अगर ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो फिर अब U1, ये देखो यहाँ U1 यहाँ U2, इसके जगह फार्मूला से वैल्यू रखते हैं। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे V1 होगा, V1। ठीक, अगर इसको हम वैल्यू रखते हैं तब क्या मिलेगा, ये 1/2 M1 U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M1 V। ओके, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा प्लस 1/2 M2 U2 का स्क्वायर, U2 का डैश का स्क्वायर, यहाँ पे भी डैश, उसके बाद प्लस 1/2 M2 V। सेम टू सेम राइट हैंड साइड भी ऐसा मिलेगा। उसके बाद ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। ओके, इन दोनों के कैंसिल होने के बाद फाइनली क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1/2, ये डैश है ना, 1/2 M2 U2 का डैश इज इक्वल्स टू 1/2 M2 V2 का डैश M1 V1 का डैश प्लस 1/2 M2 V2 का डैश। अच्छा, स्क्वायर भी रहता है तो स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। ओके, इस कंडीशन में अब देखते हैं, ये जैसे ये किसके लिए था, फ्रेम एस के लिए था। तो फ्रेम अगर एस डैश की बात करें तो फ्रेम एस डैश में ये डैश हो जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा, ये भी डैश, ये भी डैश। ओके, तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं इसी समीकरण को, एनर्जी कंजर्वेशन को फ्रेम एस डैश में। तो उसका इक्वेशन हमको ये मिलेगा जो कि ऑलरेडी हमने पहले से निकाल रखा है। इसका मतलब क्या है भाई, कि फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश में एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। इसका मतलब ये है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन इनवेरिएंट होता है, निश्चर होता है। ओके, ऊर्जा संरक्षण पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अचल रहता है, निश्चल रहता है। ओके, ठीक, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।